तो इसके पहले मैंने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इस जो कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, इसके पहले मैंने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी जिसका नाम था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमें एक प्रॉब्लम आया था और मैंने आपको कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में जो इसको सॉल्व करता है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो कंट्रोवर्शियल है इसका सोल्यूशन देता है। उसका नाम है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले कि हम इसको समझें, मैं जस्ट क्विकली रिवाइज करता बताता हूँ आपको जो कहानी जो मैंने आपको बताया था अभी तक कि मेरे साथ क्या हुआ था। ठीक है, सो 1990 में मैंने एक एम्बेसडर अपने बिजनेस के लिए एक एम्बेसडर कार 5 लाख रुपीज में खरीदा था। एक्स्ट्रा जो 20,000 रुपीज मेरे एक्सपेंसेस हुए थे। सो टोटल असेट में कार 5,20,000 था। और मैंने उसके साथ साथ लैंड जो है बैंगलोर में खरीदा था 25 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे, 10,000 स्क्वायर फीट। तो टोटल मुझे पड़ा था 2.5 लाख रुपीस प्लस 10,000 एक्स्ट्रा मेरा खर्च हुआ था। तो लैंड जो है एसेट बुक में इन 1990 2,60,000 मेरा था। और टोटल जो है वैल्यू 7,80,000 था एसेट का। तो मैंने कैपिटल जो है 7,80,000 लगाया था कंपनी में 1990 में। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैंने कार का जो है, जो एसेट का जो वैल्यू है वो अभी भी 5,20,000 रखा हुआ है। लैंड का जो एसेट वैल्यू है अभी भी 2,60,000 रखा हुआ है। और कैपिटल जो है टोटल 7,80,000 होता, तो कैपिटल जो है वो अभी भी 7,80,000 ही लाइबिलिटी साइड में उतना ही दिख रहा है। हमने कहा था उसके बाद यार ये सही नहीं है। लैंड का वैल्यू अभी जो है 2020 में 2020 में लैंड का वैल्यू 2,000 स्क्वायर फीट, रुपीज 2,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा चल रहा है। ओके, मैंने खरीदा था 25 रुपीज में और ये सबको पता है ये बात। सो टोटल में अगर कैलकुलेट करके मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो 2 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू आ रहा है लैंड का। और मैंने बैलेंस शीट में दिखाया कितना है, 2,07,000। ये तो सही। जहां तक कार के वैल्यू की सवाल है, तो एम्बेसडर कार तो जो है अब मिलना मुश्किल है। एम्बेसडर कार के पार्ट्स को भी कोई दूसरी जगह यूज करना मुश्किल है। तो एम्बेसडर कार से कोई खरीदने वाला है तो वो जो स्क्रैपर लोग जो होते हैं, जो मेटल को तोड़ करके मेटल को बेचते हैं, बस वही लोग यूज करने वाले हैं और कोई करने वाला नहीं है। तो 5,20,000 रुपीज देने से तो कोई रहा, तो उसका तो पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है। तो हमने देखा कि कार हो या लैंड हो, जो हमने एसेट वैल्यू लिखा है 2020 में वो सही नहीं है। तो तब मैंने आपको कहा था कि कोई बात नहीं है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, अब मैं बताता हूँ, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और कॉस्ट रियलाइजेशन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि यहाँ पे हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अब जो है आजकल की दुनिया में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ये देखिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के तहत रिवैल्यूएशन असेट्स इज वेल एक्सेप्टेड। अब रिवैल्यूएशन असेट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स करेंगे तो असेट का जो भी आपको बेस्ट एस्टिमेट लग रहा है, जो वैल्यू होना चाहिए आज के डेट में, आप लिख सकते हैं अपने असेट वाले बैलेंस बुक्स में। और ऑन द लायबिलिटी साइड आपको एक रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत है, एक एंट्री। इसको आप लिख सकते हैं अनरियलाइज्ड गेन भी लिख सकते हैं। इसको मैंने अभी रियलाइज नहीं किया है, लेकिन मैं चाहूं तो रियलाइज गेन रियलाइज कर सकता हूं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो अगर ये प्रिंसिपल लें रियलाइजेशन कॉस्ट का, तो हमारा 2020 का जो बुक्स है वो कैसा बनेगा, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले ये वैल्यू जो उसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ओके, अब ये मैंने हटा दिया। अब हमें जो 2020 का जो बनाएंगे, वो जो कार है, जो असेट है, या जो लैंड जो असेट है, उसका मैं मेरे एक्सपेक्टेशन मतलब एस्टिमेशन के हिसाब से, अकाउंटिंग टीम है उनके साथ सलाह मशविरा करके जो बेस्ट मेरा एस्टिमेशन है उसके हिसाब से मैं वैल्यू दूंगा। तो मैं पहली बार गया पूछने के लिए कि भाई ऐसा है मेरे पास एम्बेसडर कार है, ये जो कार है आप कितने में लोगे। तो ये तो कौन स्क्रैपर वाला ही लेगा। स्क्रैपर वाले ने मुझसे कहा कि मैं 20,000 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा इस पर्टिकुलर कार का, कोई यूज नहीं है मुझे। चलो ठीक है, 20,000 रुपए ही दे दो यार तुम। तो ये कार का जो असेट वैल्यू है 20,000 रुपीज जो है, वो मैंने लिख दिया अपने एसेट बुक में। ठीक है, मुझे अभी सेल नहीं करना है, तो मैंने 20,000 जो है अपने एसेट में, कार के एसेट का जो वैल्यू है 20,000 रुपीज लिख दिया मैंने। अब लैंड के बारे में इसी तरीके से हम पता करने गए, तो हमें पता चला कि भाई इसका जो है लैंड का वैल्यू अभी तो
ऑलमोस्ट 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे चल रहा है, 10,000 है आपके पास, 2000 से ज्यादा भी थोड़ा मिल सकता है। सो टोटल जब पता चला, सब कैलकुलेट करके हमने पता किया, तो वो पता चला कि 2,02,60,000 रुपीज जो है वो मिल जाएगा। चलो ठीक है, लिख लेते हैं इसको। सो टोटल कितना हो गया भाई, अगर मैं ऐड करूं तो टोटल होता है 2,02,80,000 रुपीज हो गया टोटल असेट वैल्यू। तो इस साइड असेट का जो है, जो भी वैल्यूएशन है, वो तो मैंने करेक्ट रूप से कर लिया। अब ये बताइए कि लायबिलिटीज वाले जो साइड पे हैं उसको हम कैसे एंटर करेंगे, क्या एंटर करेंगे। तो वहां पे जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया है कि उसको एज रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख सकते हैं, या अनरियलाइज्ड गेन के जैसा लिख सकते हैं। तो मैं अनरियलाइज्ड गेन लिख देता हूं। अनरियलाइज्ड गेन कितना हुआ है एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जहां तक कार के एसेट का वैल्यू का सवाल है, वो 5 लाख रुपया नीचे चला गया, लॉस हो गया। और जहां पे लैंड का है वो एग्जैक्टली 2 करोड़ रुपीज ऊपर चला गया। तो 2 करोड़ रुपीज अप्रिशिएट हो गया, 5 लाख नीचे चला गया। तो इन टोटल 1,95,00,000 रुपीज जो है वो मेरा गेन हुआ है। ओके, तो 1,95,00,000 रुपीज हो गया मेरा अनरियलाइज्ड गेन। अब मैं इसको टोटल कर लेता हूं, तो आ जाएगा 2,02,80,000 रुपीज ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑल्सो। तो ये मेरा 2020 का जो है वो बैलेंस शीट अब ऐसा दिखेगा असेट के हिसाब से। और अगर मैं ये बैलेंस शीट लेकर के अगर बैंकर के पास गया तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये तो मुझे लगता है कि काफी जो है सही और एक्यूरेट जैसा जो है वो बैलेंस शीट दिख रहा है, और आपके पास लैंड है और इसके हिसाब से मैं आपको आराम से लोन दे सकता हूं। ठीक है, तो रियलाइजेशन कॉस्ट का जो इस्तेमाल है प्रैक्टिकलिटी में वो ऐसे करते हैं, और अभी वेल एक्सेप्टेड हो गया है कि आप अपने एसेट का रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फिलॉसफी है उनके तरफ से दो क्रिटिसिज्म है। मैंने दो बात तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी, दो बात मुझे। तुम एक काम करो, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट लगाओ, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट लगाते हुए तुम अपने एसेट के वैल्यू को रीवैल्यू करो और उसको तुम दिखाओ बैलेंस शीट में। लेकिन दो बातें तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, दो बातें। क्या है वही दो बातें, क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बाद में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही है, वो कंजर्वेटिज्म है। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या? केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो ओके फाइन, बी केयरफुल के तहत क्या क्या दो बातें हैं जो आप मुझसे बात करने वाले हैं? तो पहला ये कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के जब आप यूज कर रहे हो तो आपके पास अगर दो टाइप ऑफ असेट हैं, एक असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, दूसरे असेट का वैल्यू गिर रहा है, घट गया है, तो जिसका वैल्यू गिर गया है ना, वो आप कम वाला वैल्यू दिखाओ। कम वाला वैल्यू दिखाओ कि नहीं, अब मुझे पता है अब उतना पैसा नहीं मिलने वाला है, इसे कम पैसा मिलने वाला है सेट का, तो प्लीज फॉलो दिस प्रिंसिपल कि कम वाला जो वैल्यू है वो दिखाओ। और अगर वैल्यू बढ़ गया तो वो मत दिखाओ, वो उतना ही ओरिजिनल कॉस्ट पे रहने दो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फिलोसफी में देखिए गलती हो सकती है टोटल वैल्यू ऑफ असेट दिखाने में, लेकिन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फिलोसफी के हिसाब से कंपनी का वैल्यू मान लेते हैं 100 यूनिट ले लेते हैं। अगर अकाउंटिंग जो हमने किया है उसके थ्रू अगर 80 भी वैल्यू दिख रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम वैल्यू दिख रहा है फाइन, लेकिन 120 नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज वो गलत हो जाएगा। कम दिख रहा है दैट इज फाइन, क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं करेगा इस कंपनी को। फाइनेंशियली कोई दूसरा इंसान जो दिखेगा वो ऐसा मिस्टेक नहीं करेगा कि आपका जो वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू दिखे, ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। आपका जो वैल्यू उससे कम दिखे, वो उससे कम दिखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फिलोसफी की तरफ से एक क्रिटिसिज्म। ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है? दूसरा ये है, आप बोलोगे कि भाई नहीं ऐसा मत करो यार, बढ़ रहा है तो बढ़ने वाले को दिखाने दो, जो घट रहा है मैं घटने वाले जो एसेट हैं उसका वैल्यू मैं दिखाने को तैयार हूं, तुम जैसा कह रहे हो। लेकिन जो बढ़ रहा है यार उसको तो मैं दिखाने दो करके। तो वहां पे जो ट्रेडिशनल जो अकाउंटिंग फिलोसफी है, वहां पे सेकेंड पॉइंट में वो ये कहते हैं, दिखाओ कोई बात नहीं है, लेकिन तभी दिखाओ जब तुम बहुत ही क्लोज हो उसको रियलाइज करने के प्रोसेस में। मतलब अब जो है लिक्विडेट करना है, अब जो है सेल ऑलमोस्ट करना है, उस समय पे क्या वैल्यू है वही वाला वैल्यू दिखाओ।
क्योंकि पता नहीं यार, जो तुम बता रहे हो वो वैल्यू घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, मार्केट में क्या होगा किसको मालूम है। तो तुम कुछ भी वैल्यू अगर रख दोगे और उस समय पे तुम्हारा इंटेंशन नहीं है उसको लिक्विडेट करने का या सेल करने का, और वो वैल्यू चला जाएगा अकाउंट बुक्स में, तो फिर उसके बाद वो गलत वैल्यू जा सकता है, क्योंकि 6 महीने के बाद हो सकता है रेट गिर जाए। तो जब बहुत ही क्लोज हो तुम कि हाँ अब इसको मुझे सेल करना है, उसी समय का जो है वो अगर अप गया है, अप्रिशिएट गया है, तो वो वैल्यू लो और दिखाओ अनरियलाइज्ड गेन लायबिलिटी साइड में और असेट का वैल्यू दिखाओ। राइट। अब ऐसा मैंने कहा था आपको कि ये एरिया तो कंट्रोवर्शियल एरिया है ही, लेकिन मोटा मोटी ये बात है कि वेल एक्सेप्टेड हो गया है अकाउंटिंग प्रैक्टिस में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट को करना। और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट को जब आप करते हैं करेक्ट पिक्चर, ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी का असेट वैल्यू को दिखाने के लिए, तो ऑन द लायबिलिटी साइड आप एक रिवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल क्रिएट करते हैं या उसको अनरियलाइज्ड गेन में लेते हैं। क्रिटिसिज्म है, ठीक है, उस क्रिटिसिज्म के हिसाब से आधार से हम लोग कंजर्वेटिज्म जहां जहां अप्लाई करना पड़ेगा हम करेंगे, बट वेल एक्सपेक्टेड, वेल एक्सेप्टेड हो गया है कि भाई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होगा ताकि कंपनी का ट्रू पिक्चर दिखाया जाए। तो ये था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मुद्दा। ठीक है। अब देखिए अभी तक हमने जो है लास्ट में जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए, एक किया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और अभी किया रियलाइजेशन कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये तीनों में क्या सिमिलरिटी है बताइए? ये तीनों में एक सिमिलरिटी है, जब ये तीनों के तीनों जो है वो सिर्फ असेट को कैसे वैल्यू करते हैं, असेट को कैसे देखते हैं, बस उसके बारे में ही बात कर रहा है। करेक्ट। गोइंग कंसर्न में क्या बोला था कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये जो बिजनेस है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है वो एक गोइंग बिजनेस है, वो बिजनेस चलता रहेगा, और इसके कारण से जो असेट है उसको नियर टाइम में फ्रेम में सेल करने की आवश्यकता नहीं है। नियर टाइम फ्रेम में वो जो असेट हैं वो सिर्फ वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के ही लगेंगे जिससे कि सेल होगा, और सेल होकर के जो है बाकी का लायबिलिटीज, बाकी का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो चलेगा। असेट के बारे में बात करेंगे, असेट को आप सेल नहीं करेंगे, असेट को यूज करेंगे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में। दैट इज वन। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो भी असेट के वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा है कि जो भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वही जो है आप रखेंगे अपने असेट का जो वैल्यू है दिखाएंगे अपने बैलेंस शीट में, क्योंकि वही एक ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, उसी का मेरे पास प्रूफ है, उसी का मेरे पास बिल है, कितना पेमेंट किया उसका प्रूफ है, और बाकी जो भी दूसरे तरीके हैं वो फुल प्रूफ नहीं है, तो मुझे वही आप दिखाइए। अब उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ, उसमें थोड़ी परेशानी हुई, तो तीसरा कॉन्सेप्ट लाया रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में अब एक्सेप्टेड हो गया है कि भाई ठीक है, ऐसा है कि अगर आप चाहते हो कि ट्रू पिक्चर दिखाना है तो आप एक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट कर सकते हो और उसको लायबिलिटी साइड में रिवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल करके दिखा सकते हो, या फिर एक अनरियलाइज्ड गेन करके एंट्री डाल सकते हो, और असेट का जो भी वैल्यू आपको लगता है सही है वो आप डाल सकते हो। उसमें भी जो है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फिलोसफी आए, कहा कि भाई कंजर्वेटिव रहो, कंजर्वेटिव रहो, कंजर्वेटिव रहो, ज्यादा जो है बिजनेस का वैल्यू जितना रही सही है उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश कभी मत करना, वो गड़बड़ हो जाएगा। कम दिखाओ तो चलेगा, ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करना। लेकिन फिर भी इस वार्निंग के साथ भी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स अब वेल एक्सेप्टेड है और ये प्रैक्टिस में यूज होता है, और उसमें उसको एक तरफ लायबिलिटी के साइड रिवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल क्रिएट करके हम असेट का रियल वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 जो भी कॉन्सेप्ट थे ये एसेट के पीछे ही काफी सारा जो है कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में ही बात कर रहे थे। अब चलते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बड़ा इंट्यूटिव नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कैसा मैजिक चीज है कि जब अकाउंटिंग में कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं तो डुअल एस्पेक्ट कैसे पिक्चर में आता है। ज्यादा बात करूंगा इसके बारे में जब मैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ओके।